गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आज हम लोग वर्क का ही एक पार्ट, मेन वर्क का ही एक पार्ट मोडाल्स करने वाले। मोडाल्स क्या होते हैं? जनरली हम मोडाल्स को किस सेंस में जानते हैं? मोडाल्स सपोर्टिंग वर्ब्स हो सकती हैं। हम ऐसी वर्ब्स जो यूज करते हैं सेंटेंस में पॉसिबिलिटीज दर्शाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। हम वही सारे कंसेप्ट, वही सारे रूल्स आज पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, एक हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें बोला जाता है। मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। बी फॉर्म्स की वर्ब होती है, डू फॉर्म्स की वर्ब होती है। मैंने पहले भी बताया, बी फॉर्म्स की वर्ब में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। डू फॉर्म्स की वर्ब में कौन सी वर्ब आती है? डू फॉर्म्स की वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है? तो सबसे पहले तो डू खुद ही आती है। डू फॉर्म्स की वर्ब में सबसे पहले तो डू आती है, फिर डेड आती है, डन आती है, फिर आती है हैव फॉर्म्स की वर्ब। हैव फॉर्म्स की वर्ब में क्या आती है? हैज, हैव, हैड। वर्ब चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस वर्ब के बाद क्या आता है, और हालांकि टेंस में ये मैं और क्लियर कर दूंगा किस हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। पर टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोडाल वर्ब्स। सो पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन सी मोडाल वर्ब्स हो सकती है। कैन होती है मोडाल वर्ब, कुड होती है, मे होती है, माइट होती है, विल होती है, वुड होती है, शैल होती है, शुड होती है, ऑट टू होती है, यूज्ड टू होती है, मस्ट होती है, नीड होती है, डेयर होती है। ये सभी मोडाल्स होती है। इन सब के बाद वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म कह लो या फर्स्ट फॉर्म कह लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो, इस सेंटेंस में डिपेंड करता है, मतलब आप लोग पहले बताइए, फिर मैं बताता हूँ बाद में कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। मतलब आप लोग देखिए पहले पूरा, आप लोगों ने जो भी आप लोगों ने टिक मारा होगा आपके हिसाब से जो भी सही होगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, यूज्ड का कंसेप्ट है। तो यूज्ड का कंसेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्यों है बढ़िया? क्यों है बढ़िया? क्योंकि हमें इस कंसेप्ट को समझना होगा। हमें क्यों इस कंसेप्ट को समझना होगा? क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, रिपीटेडली कंसेप्ट है, एसएससी एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और क्योंकि ये मोडाल से रिलेटेड है तो इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें क्या है, हमें मीनिंग पे जाना है। सिंपल मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये है कि एक मीनिंग होता है यूज टू। हमने ये पढ़ा कि यूज टू मोडाल होता है। क्या होता है मोडाल? हमने सुना है मोडाल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, यही तो हमने सुना है। यही हमें पता भी है कि यूज के बाद, यूज टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। फिर दूसरा है जिसमें यूज्ड होती है, ये वर्ब की मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब होती है। फिर तीसरा होता है यूज टू, सॉरी, यूज टू। अब ये कहना चाहते हैं कि किस चीज पे क्या रिफ्लेक्स दे रहा है, मतलब क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या कहना चाहता है। यूज टू किस तरह का कंसेप्ट है? मेन वर्ब है या फिर अपना मोडाल है क्या? यूज टू किस तरीके से वर्क कर रहा है? सिंपल चीज ये है, हम यहाँ पे यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूज टू किस कंडीशंस में क्या क्या काम करता है। अब देखो, सबसे पहली चीज, यूज अगर मेन वर्ब है, यूज अगर मेन वर्ब है तो क्या इसके बाद कोई भी वर्ब आएगी? अगर यूज मेन वर्ब है तो क्या इसके बाद कोई वर्ब का बेस फॉर्म आएगा? सवाल ये है कि क्या इसके बाद कोई बेस का वर्ब का बेस फॉर्म आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा। यूज टू अगर मोडाल है तो मोडाल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक। अब मीनिंग कैसे निकलते हैं? मीनिंग कैसे निकलते हैं? अगर यूज मेन वर्ब है तो मीनिंग होगा इस्तेमाल करना, किसी चीज का इस्तेमाल करना या किया जाना। इस सेंस में ये बात जाती है। ठीक। पहली चीज, हम मेन वर्ब के कंसेप्ट पे जाते हैं कि यूज्ड अगर मेन वर्ब के सेंस में जाए कि जाता है तो उसका मीनिंग होता है इस्तेमाल किया जाना। अब इस सेंटेंस में हम जाते हैं, इसमें लिखा है ही इज यूज टू मेकिंग या मेक या टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। ही यूज टू मेकिंग या मेक टू मेक एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट।
द मशीन इज यूज टू मेक कॉफी। अब इसमें हमने 3 चीजें बताई आपको पिछली अगली स्लाइड पे कि यूज टू के कितने मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग अगर यूज मेन वर्ब है तो उसका मीनिंग होगा इस्तेमाल किया जाना। हमें जब यूज को मेन वर्ब के तौर पे कब यूज करते हैं, जब हमें इस्तेमाल करने के सेंस में कोई बात कहनी हो तो हम वहाँ पे यूज का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू प्लस वी वन का वर्ब की बेस फॉर्म का क्या यूज करते हैं, जब यूज मॉडल आती है तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हालांकि ये मोडाल वर्ब होती है, सीधे सीधे आपकी पास्ट की हैबिट को बताती है कि आपकी पास्ट की हैबिट कैसी थी, इस सेंस में ये बात कहती है। लेकिन यूज टू जब होता है और इसके बाद अपना लिंकिंग वर्ब हो, सॉरी, यूज टू यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आदि होना। यहाँ पे आदि होना के सेंस में बात करते हैं तो इसके बाद फिक्स प्रपोजिशन लगा देते हैं टू। ठीक है, मतलब यूज के बाद टू जो ये शब्द है ये फिक्स प्रपोजिशन है। यहाँ पे यूज का मतलब आदि होना है और टू इसकी फिक्स प्रपोजिशन है। इतनी बात समझ में आई, फिर से समझाता हूँ। अगर यूज्ड एज अ मेन वर्ब काम कर रही है सेंटेंस में तो इसका मतलब होगा इस्तेमाल किया जाना। क्या होगा, इस्तेमाल किया जाना। फिर अगर यूज टू मोडाल वर्ब की काम कर रही है, मोडाल वर्ब बन के काम कर रही है तो इसका क्या मतलब होगा। पहली चीज कि ये तो पास्ट हैबिट बताएगी जो आपकी आदत के बारे में बात करती है। ठीक है, अगर यूज टू आदि होने के सेंस में बात दे रही है, सेंटेंस का मीनिंग आदि होने के सेंस में जा रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। यहाँ पे यूज टू ना मोडाल है ना मीन वर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आदि होने के सेंस में यहाँ पे टू फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेरे इन सवालों के जवाब देने हैं। आप लोगों ने जवाब दे दिए होंगे, फिर से मैं बताता हूँ। अब आप सेंटेंस पढ़िए, ही इज यूज टू मेकिंग या मेक या टू मेक जो भी आपने चुना हो, एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। वो इस मतलब बहाने बनाता है रोज लेट आने के उसके कुछ बहाने होते हैं। फिर ही यूज टू मेक इट एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। अब आप ये बताइए कि कहाँ पे मुझे क्या चुनना चाहिए जो सही है। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, द मशीन इज यूज टू मेकिंग और मेक अ कॉफी। तो देखो सबसे पहला सेंस ही यही है कि मशीन इज यूज्ड। यहाँ पे यूज्ड क्या है बताइए। यहाँ पे यूज टू मेकिंग, क्या मशीन कॉफी बनाने की आदि है, क्या इस सेंस में जा रहा है, या कॉफी बनाने की कोई पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे यूज्ड। बताइए, क्या आदि होने की बात कर रहा है कि द मशीन इज यूज टू मेक कॉफी, या यूज टू मेकिंग कॉफी, या मेक कॉफी। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आदि होने की बात कर रहा है, मशीन आदि होने की बात तो कर ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सवाल ये है, सवाल क्या है, यहाँ पे क्या आएगा। आप देखिए इसमें से मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किए जाने की सेंस में बोला था, यहाँ पे बोला था जब यूज मेन वर्ब बनेगी। तो यहाँ पे यूज मेन वर्ब बन रही है, मशीन सब्जेक्ट है, इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और यूज यहाँ पे मेन वर्ब है और ये पैसिव में है। और जब भी ये पैसिव वॉइस में होता है, जब वॉइस पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, तो हम इसे इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हैं। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर टू मेक सही है क्योंकि दिस मशीन इज यूज टू मेक कॉफी। ये मशीन कॉफी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। फिर समझाता हूँ कि हम यूज को मेन वर्ब के तौर पर कब यूज करेंगे। हम सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकाल सकते हैं, जनरली हम सेंटेंस से मीनिंग निकाल सकते हैं। ग्रामर से समझे तो सीधी बात ये है कि ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है, आप कह रहे हैं मेन वर्ब कैसे भैया, अगर हम इसे लिंकिंग वर्ब भी लेंगे तो भी ये मतलब ये कुछ तो होना चाहिए, या तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि कॉफी क्या है ना, कॉफी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये यूज्ड है, ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है सेंटेंस में। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि इस्तेमाल करना, इस्तेमाल हो रहा है कि मशीन को यूज किया जाता है कॉफी बनाने के लिए। ये सिंपल मीनिंग है, मीनिंग से ऐसे। और ग्रामर से ये कि ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद ये पैसिव, मेन वर्ब की जो वर्ब की फॉर्म है वो पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंस में गई, यूज की थर्ड फॉर्म हो गई ना। अब तो उसके बाद टू का फिक्स प्रपोजिशन लगा के, सॉरी, टू लगा के बियर इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव में चेंज करने से आपका मीनिंग सही हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक, अब ऊपर के दो सेंटेंसेस इसमें लिखा है ही इज यूज टू मेकिंग मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट एंड ही यूज टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। इसमें किस जगह पे कौन सी फॉर्म आई है, यहाँ पे यूज्ड क्या है और यहाँ पे यूज्ड क्या है, ये बताइए आप। अगर हम इस वाले सेंटेंस में देखो तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे यूज्ड क्या है, क्या मेन वर्ब है यूज्ड,
आप बताइए यूज्ड मेन वर्ब है? नहीं, यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे यूज्ड मोडाल है। क्यों है मोडाल? क्योंकि मेन वर्ब तो तभी होगी जब उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब हो। मोडाल के आगे अगर हेल्पिंग वर्ब देगी होगी, मोडाल के आगे अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वैसे भी नहीं बनेगी। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती तो ये यूज्ड मेन वर्ब बनती, ना कि मोडाल बनती। लेकिन यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो ये मोडाल है। और मोडाल के बाद तो सिंपल है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। टू जैसे वैसे तो इसमें अलग है इनमें, लेकिन वैसे यूज्ड टू पूरा ही मोडाल होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता रखा था कि ये चीजें तीनों अलग कर रखी, टू मेकिंग, मेक, टू मेक। तो सीधी बात ये कि ये टू मेक अभी तो खैर अलग जा रहा, अलग सेंस में जा रही है बात। लेकिन यहाँ पे टू मेक का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। और यूज को मोडाल के तौर पे कब यूज करते हैं? जब हमें पास्ट की हैबिट बतानी हो। यहाँ पे ये मोडाल है और वो कम देर से आने के लिए, देर से आने के लिए यहाँ पे टू मेक लगाएंगे अपन। सॉरी, यहाँ पे मेक लगाएंगे क्योंकि टू तो इसके साथ काउंट होगा ना। यहाँ पे मेक लगाएंगे। टू तो मैंने इसको आपको दिखाने के लिए लगा रखा था। यूज टू मेक नहीं होगा, टू तो हट, यूज टू मतलब यूज के साथ टू जुड़ जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। और मेक इसकी बेस फॉर्म आएगी जो कि वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस सेंस में जाता है ये तो इतनी बात समझ में आई कि ही यूज टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ कि यूज्ड के साथ, यूज्ड से पहले अगर कोई भी मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो मोडल है, और हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर मेन वर्ब है तो दो चीजें हो सकती हैं, जिसमें से एक का मीनिंग होगा आज, सेंटेंस के मीनिंग पे जाएंगे तो एक का मीनिंग होगा आदि होना, और दूसरा पास्ट हैबिट को बताएगा। सॉरी, पास्ट हैबिट को नहीं, इस्तेमाल किए जाने की सेंस में बताएगा, इस्तेमाल किए जाने के सेंस में बताएगा। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि अगर यूज्ड, यहाँ पे आगे बता देता हूँ कि अगर यूज्ड कि आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू लिखा है तो क्या चीजें हो सकती हैं? ये आपको बताना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर यूज्ड टू लिखा है तो क्या हो सकता है? एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि मीनिंग इस सेंस में जाए कि आदि होने के सेंस में, और दूसरा क्या मीनिंग निकलेगा मैं बता के देता हूँ, इस्तेमाल होने के सेंस में। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बहुत ईजिली। और जहाँ पे यूज मोडाल है तो वहां तो सिंपल है कि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, कुछ सोचने जैसा होता नहीं कंसेप्ट। अब यहाँ पर यूज मोडाल थी तो यहाँ पे सिंपल बेस फॉर्म वर्ब की आ गई मेक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही इज यूज टू मेकिंग या मेक टू मेक एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। अब ही इज, ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यूज क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया था जो क्या बताया था कि वो देर से आने, मतलब हैबिट बताई गई, ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। अब लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे टू मेकिंग आएगा। क्यों आएगा टू मेकिंग? क्योंकि ये सेंटेंस चीख चीख के ये कह रहा है कि ही इज यूज्ड टू मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। वह लेट आने के का आदी हो चुका है। यह मीनिंग यहाँ पे आदी होने के सेंस में जा रहा है। क्यों जा रहा है? हमें कैसे पता आदी होने के सेंस में जा रहा है? हम कैसे ये क्या बात कह सकते हैं कि ये आदि होने के सेंस में जा रहा है और नॉर्मल सेंस में नहीं जा रहा? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो एडजेक्टिव है तो वो टू प्रपोजिशन तो फिक्स होता है एडजेक्टिव के साथ, और टू के बाद या तो जीरंड आएगा या फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए। बात समझ? मैं एक अलग एग्जांपल से आपको ये बात थोड़ा क्लियर कर दे रहा, थोड़े अदर एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर कर दे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज यूज्ड टू वर्किंग alone in the office at नाइट। ये एक सेंटेंस है आपके लिए। अब इसमें आप बस आपको इसको तोड़ना है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। इस क्या है? लिंकिंग वर्ब है। यूज्ड टू यहाँ पे क्या होना चाहिए? यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू यहाँ पे क्या कर रहा है? टू फिक्स प्रपोजिशन का काम कर रहा है, यानी प्रपोजिशन है। वर्किंग यहाँ पे क्या है? जीरंड है। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी जाहिर सी बात है क्योंकि जीरंड नाउन भी बन सकता है, सेमी वर्ब होती है ये। फिर एलोन क्या है? एलोन आपका एडवर्ब है। इन क्या है? प्रपोजिशन है। ऑफिस क्या है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एट क्या है? प्रपोजिशन है।
नाइट क्या पोजीशन का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या हुआ देखो, आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट है ही इज यूज टू वर्किंग अलोन, मतलब वो आदी हो चुका था। इसी सेंस में बात जा रही, ही यूज टू वर्किंग अलोन इन द ऑफिस एट नाइट। क्या ये कोई पास्ट की हैबिट बता रहा है आप लोगों के हिसाब से? नहीं बता रहा है। वो आदी हो चुका है, उसको हैबिट हो चुकी है, आदी हो चुका है, हैबिट नहीं, आदी हो चुका है ऑफिस में देर रात तक काम करने का। बात समझ में आई? जनरली इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, यूज्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है यहाँ पे यूज्ड, यहाँ पे जो यूज्ड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ रूल के हिसाब से फिक्स प्रपोजिशन आएगी और फिर डिडंट लगाएगा, ठीक है। तो ही इज यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट, वो आदी हो चुका है लेट आने के बहाने देने का, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल मेक आएगा। आई थिंक आपको यूज्ड के सारे कंसेप्शन में आएंगे। फिर एक बार मैं बहुत आराम से क्लियर करता हूँ। यूज्ड का सबसे पहले काम, अगर वो मेन वर्ब बन रही है, क्या बन रही है, मेन वर्ब, तो क्या काम होता है, सेंस की मीनिंग किस सेंस में आता है, इस्तेमाल किए जाने के सेंस में हो सकता है। फिर यूज्ड अगर मोडाल बन रही है, यूज टू मोडाल, मोडाल बनेगी तो जाहिर सी बात है इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। मोडाल, मोडाल खुद ही हेल्पिंग वर्ब होती है क्योंकि हमने बताया। तो इसका अगर यूज टू ये मोडाल बन रही है तो ये पास्ट हैबिट बनेगी। और अगर कोई भी लिंकिंग वर्ब है और यूज्ड है, उसके साथ यहाँ पे कोई प्रपोजिशन है प्लस टू और फिर प्रपोजिशन, ठीक है, तो यहाँ पे यूज्ड क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। सिंपल ये बात है कि यूज्ड टू के दो ही मीनिंग होते हैं, पास्ट हैबिट होना और एक सेंस जाता है आदि होने के सेंस में। हमें सिर्फ पता होना चाहिए। पहले वाला तो बहुत ईजी होता है कि यूज मेन वर्ब है तो सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद कोई टेंशन वाली होती नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि आदि होने वाला सेंस है या नहीं। तो आदि होने वाला सेंस और पास्ट की हैबिट वाले में कंफ्यूज क्यों होना। आप बताइए कि अगर यूज्ड मेन वर्ब है तो वैसे भी इस्तेमाल करी जाएगी। मेन वर्ब है यानी कि यहाँ पे इस एम और वाज यूर जो भी लगेगा, जो भी लिंकिंग वर्ब आएगी तो उसका मीनिंग इस्तेमाल किया जाना होगा। लेकिन अगर यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो वो पास्ट था बेटे, क्लियर। हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, जैसे इसी सेंटेंस में गए, फिर से हटा देता हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ। जैसे ही इज यूज टू मेकिंग, छोड़ो क्या ये वाले, दिस मशीन इज यूज टू मेक कॉफी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यूज के साथ कौन सा सूटेबल रहेगा वो जानना। तो दिस मशीन इज यूज, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब आप बोल दो, यूज क्या है, मेन वर्ब। अब मैंने अभी इसी यहाँ पे बोला कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन, मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है यूज अगर मेन वर्ब बन रही है तो उसका मीनिंग क्या जाएगा, इस्तेमाल किया जाना। क्या जाएगा, यूज का मतलब इस्तेमाल किया जाना। हेल्पिंग वर्ब बन रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मेक। टू मेक क्यों आएगा, क्योंकि ये पैसिव में बन रही है। सिंपल सी बात ये है कि पैसिव में बन रही है, इसलिए हम बेयर इन्फिनिटिव लगा देते हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। और कुछ नहीं। और मीनिंग क्या निकल रहा है, इस्तेमाल किया जाना ही वाला निकल रहा है ना, कि मशीन का इस्तेमाल किया जाता है कॉफी बनाने के लिए, कि मशीन आदि है। फिर अगर फिर से लिंकिंग वर्ब है, फिर ये वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये तो या तो ये दो ही चीज हो सकती है, या तो ये बियर इन्फिनिटिव लगेगा, या ये फिर क्या लगेगा, या किस मीनिंग में जाएगा, आदि होने के सेंस में जाएगा, या तो इस्तेमाल। ही इज यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट, वो लेट आने के बहाने बनाता है, कोई मीनिंग ज्यादा जा नहीं रहा। लेकिन ही यूज टू मेक एक्सक्यूजेस, ये यहाँ पे सही है क्योंकि यूज यहाँ पे मोडाल है और मोडाल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो टू मेक, टू वैसे तो यूज के साथ ही काउंट होगा, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन है। मुझे टू हटा देना चाहिए यहाँ से, ये टू नहीं होगा, यूज के साथ टू फिक्स कर देता हूँ और मेकिंग मेक, तो वही बात बन जाएगी। खैर मतलब आप समझ लीजिए टू यूज के साथ यहाँ आता है मेन वर्ब में, यहाँ पे यूज मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ टू नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, यूज यहाँ पे मोडाल है, मोडाल के साथ टू आएगा, लेकिन यूज जहाँ पे मेन वर्ब होती है वहाँ पे टू नहीं आता है। यहाँ पे टू इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे यूज पैसिव वॉइस में आ रहा है और पैसिव वॉइस के लिए हमें बेयर इन्फिनिटिव बनाना पड़ता है, ठीक है। और कोई बात नहीं। आई थिंक आपको ये वाले कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यूज का। आगे बढ़ते हैं। अब वही कंसेप्ट है कि यूज अगर मेन वर्ब की तरह काम करता है तो हमें कैसे उसकी बात प्रोफाइल रहती है। जैसे इसमें लिखा है ही यूज माई फोन टू कॉल हिज गर्लफ्रेंड, वह मेरे फ़ोन को इस्तेमाल करता है अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने के लिए। क्या कहता है, तो ये ही क्या है, आपके सारे सब्जेक्ट यूज्ड क्या है, वर्ब। क्या आपको इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, कोई भी लिंकिंग वर्ब नज़र आ रही है तो कहेंगे आप नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब ना कि सिर्फ वर्ब। माई आपका एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव। फ़ोन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है।
टू कॉल हिज गर्लफ्रेंड, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ इन्फिनेटिव, क्योंकि ये यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव बन के आ रहा है, यानी कि ये बन रहा है इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव किस सेंस में, एडवर्ब के सेंस में, हाँ एडवर्ब के सेंस में, ठीक है। बात क्लियर हुई। ही यूज्ड, सेम सेंटेंस हमने अभी ये बताया आपको, यहाँ पर ये वाला ही यूज टू मेक, सॉरी ये वाला दिस मशीन इज यूज टू मेक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसिव सेंस में जाता है इसलिए, और कोई भी इसके अलावा कंटेक्स्ट क्लियर करना मतलब है नहीं, कोई भी और डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल मीनिंग से। अब योर फोन वॉज यूज टू ब्लैकमेल हर, ये वाला सेंटेंस लिखा है, तो योर फोन क्या है, सॉरी फोन क्या है, फोन यहाँ पे सब्जेक्ट है, योर इसका अपना एडजेक्टिव बना, कैसा एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यूज क्या है, मेन वर्ब है, यूज क्या है, मेन वर्ब है, और टू क्या है, और ब्लैकमेल क्या है, हर क्या है, हर सबसे पहली बात तो हर है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, क्योंकि उसने लिखा है योर फोन वॉज यूज टू ब्लैकमेल, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, मीनिंग ही बोलेगा कि तुम्हारा फोन क्या ही बोलेगा, तुम्हारे फोन आदि है ब्लैकमेल करने के लिए, फोन कैसे आदि हो सकता है, आदि तो पर्सन हो सकता है, फोन तो आदि नहीं हो सकता ना। तो जनरली तो ये रहता है कि टेक्नोलॉजीज वाले जो टर्म होते हैं उसमें तो वैसे भी हम लोग समझ ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी टर्म्स फंस जाते हैं, ठीक है। तो योर फोन वॉज यूज टू ब्लैकमेल, तुम्हारा फोन इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, तो टू ब्लैकमेल क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटिव यानी कि एडवर्ब, ठीक। बात समझ में आई। मिल्क इज यूज टू मेक वेरियस स्वीट्स, स्वीट्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्वीट्स की स्पेलिंग में एक और ये होगा, ठीक है। मिल्क इज यूज टू मेक वेरियस स्वीट, तो मिल्क क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यूज्ड क्या है, मेन वर्ब है, और टू और मेक क्या है, इन्फिनिटिव है। क्यों इन्फिनिटिव है, क्योंकि यूज्ड के बाद दो केसेस होते हैं, मैंने बताया यूज्ड टू के बाद, सर यूज्ड के बाद अगर मेन वर्ब बनना होगा तो मीनिंग क्या निकलेगा, इस्तेमाल किया जाने वाला, तो टू मेक इन्फिनिटिव क्यों है, क्योंकि मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है मिठाइयाँ बनाने के लिए, ये आपका मीनिंग निकलता है, ये एडजेक्टिव है, और स्वीट क्या मतलब, ऐसी बात है, इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। बात आई समझ में। आप आपको यूज का मेन वर्ब वाला कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल से बस टेस्ट किया था, थोड़ी चीजें इजी कर सकूं, पर इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी चीजें। फिर दिस डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड एयर प्रेशर, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की मीनिंग समझनी है तो पहली बात तो कोई रूल्स होते नहीं है ग्रामर के, लोग कहते हैं कि ये रूल्स वो रूल्स, ग्रामर में कुछ ही रूल्स होते हैं जो होते हैं, एग्जैक्टली रूल्स होते हैं, वरना ज्यादातर रूल्स आपको अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप होते हैं, क्योंकि ग्रामर हम लोग सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जैसे मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, पर ग्रामर क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, हर जगह कंट्रोल, हर जगह कोई ना कोई चीज़ गलत होती है, हर जगह कोई ना कोई सही होती है, ठीक है। पर हम लोग जितना एसएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो हम उसे रूल्स के हिसाब से बना देते हैं, ठीक है। अब दिस डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड एयर प्रेशर, ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है एयर प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए, मीनिंग क्या है, इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल की जाती, तो सबसे पहले तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, तो टू रिकॉर्ड क्या है, इन्फिनिटिव है, प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर, अपना ऑब्जेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है। समझ में आया। जब भी यूज्ड का वर्ब, यूज्ड का इस्तेमाल मेन वर्ब बनाने के कंटेक्स्ट में किया जाता है, तो उसका मतलब यूज जब भी मेन वर्ब के, तो इसका मीनिंग होता है इस्तेमाल किया जाना। आई समझ, आगे बढ़े, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, वो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना या टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है यूज टू मोडाल कब बनता है, यूज टू मोडाल की तरह यूज कैसे कर सकते हैं अपन, जैसे इसमें सेंटेंस लिखा है आई यूज टू वेकअप, मैंने मोडाल की क्या बोला था, पास्ट हैबिट होती है, पास्ट हैबिट बताइए आपकी, हैबिट को ही बताने का काम करती है, और यूज टू मोडाल कैसे है, ये तो आप बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने एरर काउंट के लिए ऐसे लिख दिया, यूज टू वेकअप एट 6 PM व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, इसका मीनिंग अपना निकल के आया कि सिंपली, सॉरी अब कॉल आ गया था एक सेकेंड, हाँ चलिए शुरू करते हैं फिर से, मैं कहाँ पे था, हाँ ये सब हमने से काट दिया, अब आप लोगों का पूरा सेंटेंस कि आई वाज इन कॉलेज यूज्ड टू वेक अप एट 6 PM, सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 PM व्हेन आई वाज, जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई वाज ही ये बात कह रहा है कि ये पास्ट में है, जब मैं कॉलेज में था
तो मैं सुबह 6 बजे उठता था। आई यूज टू वेक अप 6 PM व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था। ठीक, कंटेक्स्ट क्या है, ये कंटेक्स्ट का हमें पास आवाज समझ में आ गई, क्लियर, क्लियरेंस आ गई होगी। अब यूज अगर मोडाल है तो जाहिर सी बात है इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्योंकि मोडाल खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। और अगर मोडाल यूज टू पूरी है, मोडाल है हेल्पिंग वर्ब, मतलब मोडाल है, तो मोडाल के वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो ये फॉर्म सही है। ठीक, क्लियर। पास्ट की हैबिट बताने का काम करेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने जैसा है नहीं। अगर यूज टू मोडाल की तरह काम करता है तो ये पास्ट की हैबिट बताता है। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है, इससे पहले कोई भी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक, फिर है आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज व्हेन वी वर यंग। यहाँ पे यूज्ड टू क्या है हमें ये पता करना है। तो आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर अपना सब्जेक्ट है, यूज्ड टू अपने क्या है, यूज्ड टू यहाँ पे मॉडल है। क्यों है, क्योंकि हमारे पिता, हमारे दादाजी स्टोरियाँ सुनाते थे जब हम लोग जवान थे, यानी वो एक पास्ट की बात बता रहा है कि जब हम लोग व्हेन वी वर यंग, मतलब हम लोग जब जवान थे तो हमारे पिता दादाजी सुनाते थे। तो ये सिंपल आपको पास्ट की हैबिट बता रहा है। आप यूज टू का कंसेप्ट ग्रामर से अकेले नहीं बना सकते हैं, आपको इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बेस्ट कंसेप्ट है ये पूरी मोडाल में। मुझे जो लगता है कि इस पे क्वेश्चन और बनाने चाहिए, एसएससी को नहीं बनाती है एसएससी, पर बनाने चाहिए, एसएससी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती है। वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे इस कंसेप्ट में, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पे बनना चाहिए। कुछ कंसेप्ट एसएससी में ऐसे हैं, मतलब इंग्लिश में, जो पूछने चाहिए और रेगुलर बेसिस से पूछने चाहिए। तो ये एक तो यूज वाले कंसेप्ट है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। जब ये कंसेप्ट है जिसका मीनिंग होता है आदि होना। क्या होता है मीनिंग, आदि होना निकलता है इसका मतलब, इसका अर्थ निकलता है आदि होना। लिंकिंग वर्ब प्लस यूज्ड, यूज्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव बनेगा, आदि होना मीन्स है, प्लस टू की फिक्स प्रीपोजिशन होगी। अब यहाँ पे क्या है, जनरली इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूज्ड ऑब्जेक्टिव होता है, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन जो होता है टू, वो फिक्स ही माना जाता है। और टू के बाद या तो जीरंड आता है या फिर नाउन प्रोनाउन आएगा, इतनी बात तो क्लियर है। उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट बनाना होता है हमें, जो टू के बाद जो भी चीज़ आएगी वो हमें ऑब्जेक्ट बनानी होती है। टू वर्किंग है तो वर्किंग, या तो टू के बाद क्या आता है, जीरंड आता है। और जीरंड में एक खासियत होती है कि ये नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। जब हम जीरंड पढ़ेंगे तो अब अच्छे से क्लियर होगा, एडवांस होगा शायद जीरंड। तो नाउन और वर्ब दोनों होती है। ठीक है, तो ये दोनों काम कर लेती है वर्किंग, मतलब सॉरी जीरंड, और हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब रुक जाइए एक सेकेंड, हाँ अब बताता हूँ। ही इज यूज टू वर्किंग अलोन इन द ऑफिस एट नाइट। तो यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है, इज लिंकिंग वर्ब है, यूज क्या है, अगर हम मीनिंग से जाएं, ही इज यूज टू वर्किंग अलोन इन द ऑफिस एट नाइट, वो रात में आराम से, ये मैंने सेंटेंस अभी बताया था पहले, ही यूज टू वर्किंग का आदी हो चुका, मतलब रात में अकेले ऑफिस ऑफिस में काम करने का आदी हो चुका है, उसे हैबिट पड़ गई इस चीज़ की, वो एडिक्ट टाइप का हो चुका है कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। और मैंने पहले बताया कि इसके बाद या किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद अगर यूज टू लिखा है तो वो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो एडजेक्टिव होगा या वो या वो मेन वर्ब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, ये पता करने के लिए हमें टेंस के मीनिंग पे जाना होता है। और मीनिंग ये कहता है कि यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और टू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, और ये जीरंड है यानी कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और एलोन अपना बताया था एडवर्ब है। इसी तरीके से ये चीज़ चलती है, मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मीनिंग क्या निकल रहा है, कन्वे कर रहा है सेंटेंस, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अगर आइडिया नहीं होगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इन चीज़ों में कि मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या कैसे चीज़ों को समझ पाऊँ। ठीक है, तो इतना आइडिया तो आपको होना चाहिए। फिर है ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर सो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर, पोकर एक गेम होता, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसे वो आदी हो चुका है पोकर खेलने का, जिसकी वजह से उसने सारा पैसा गवा दिया अपना। ठीक है, सो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। तो यहाँ पे मीनिंग तो साफ क्लियर हो गया, इस्तेमाल किया जाने की सेंस में जा नहीं रहा है, पास्ट की हैबिट तो कुछ बता नहीं रहा है, पास्ट की हैबिट तो नहीं बता रहा है ना यहाँ पे, तो ये यूज किया है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और टू यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, फिर फिक्स प्रपोजिशन, और प्लेइंग क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि जीरन बनता है, या कोई नाउन, या जो नाउन बनता है जब वर्ब की वजह फॉर्म आती है। फिर दे आर यूज टू वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, वो हॉलीवुड मूवी देखने का मतलब, अगर हम इसे वो बनाए मॉडल, मान लो यूज टू को मॉडल बना देते हैं, ऐसा हम लोग अपने हिसाब से सोचें, सॉरी यूज टू को अगर हम मेन वर्ब बना देते हैं
तो इसका मीनिंग तो निकल के आना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना कि वो हॉलीवुड मूवीज देखने का इस्तेमाल करता है। ये तो कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे ये आदि होने के सेंस में, और जब ये आदि होने के सेंस में है तो यूज क्या है, यूज यहाँ पे क्या है, यूज यहाँ पर एडजेक्टिव है। और टू वॉचिंग, टू क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है फिक्स वाला, और वॉचिंग यहाँ पे जीरंड है। वॉचिंग क्या है यहाँ पे, जीरंड है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट यूज टू के तीनों मीनिंग समझ में आ गया, क्योंकि मैं इतनी बार तो ये शब्द बोल दिया कि आपको समझ आने चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आया तो आप दोबारा ये वीडियोस को देखिए, दोबारा इस लेक्चर को पूरा देखिए और समझिए यूज टू के कंसेप्ट। क्योंकि मुझे लगता है जैसा भी एसएससी का ही पैटर्न बदला है, तो कुछ डीप कंसेप्ट जिन्हें हम इग्नोर करते हैं उस पर क्वेश्चन बनने चाहिए और बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है डेयर का और नीड का। किसका, डेयर का और नीड का। नीड और डेयर दो चीजें हो सकती है, कुछ हेल्प। नीड और डेयर दो चीजें करती हैं, एक तो नीड होती है, एक डेयर होती है। ये हेल्पिंग वर्ब भी, सॉरी मोडाल्स भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है नीड डेयर, वैसे मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। और ये नीड और डेयर मेन वर्ब भी होती है। अब देखो, ही डज नॉट डेयर गो देयर टू गो देयर एट नाइट। इससे क्या मीनिंग आता है, अगर हम ये वाले सेंटेंस में जाए तो इससे सिंपल एक ही चीज सब कन्वे कर देंगे। पहली तो ये कि यहाँ पर डेयर क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। अगर डेयर मोडाल है, सिंपल कंसेप्ट यही है कि डेयर अगर मोडाल है तो पहली चीज तो ये कि इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ मोडाल, डेयर क्या है, मेन वर्ब है। डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, डेयर आ गई। ही डेयर नॉट टू गो देयर एट नाइट, ही डेयर नॉट टू गो देयर एट नाइट। अब यहाँ पे क्या है कि जो ही डेयर है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और डेयर अपनी कैसी वर्ब है, मोडाल है। मोडाल के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती, बेस फॉर्म आती है। लेकिन ये टू क्या है, ये अपना फिक्स पोजीशन है, और वो यहाँ पे मेन वर्ब है। सॉरी, वो यहाँ पर मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपनी डेयर। टू यहाँ पे पोजीशन है जिसका बेयर इन्फिनिटिव है, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट है जैसा हमने यूज टू के लिए पढ़ा। नीड और डेयर मेन वर्ब कब बनेंगी, जब उनसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तभी तो वो मेन वर्ब बन सकती है। और अगर नहीं है तो वो मोडाल है। इतनी बात समझ में आई। फिर है हाउ डेयर यू टू टेक माई बुक। इसको आप लोग करिए और बताइए इसमें क्या गलती है। आगे चलते हैं, कंसेप्ट चले गए क्या, मेरे ख्याल से नीड और डेयर का कंसेप्ट जो था वो मिस हो गया है आज की वीडियो में। नीड और डेयर का जो कंसेप्ट था अपना, उसमें गड़बड़ हो गई, तो मैं चलो बता देता हूँ यहाँ वाले पन्ने पे। देखो, इसी कंसेप्ट का कोई बहुत टफ है नहीं। नीड और डेयर, या इसको हटाते हैं, पहले लगाते हैं कि ये तो मान लेते हैं मोडाल के लिए, ठीक है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये सब। नीड जो होता है उसके साथ नॉट आता है, या डेयर के साथ नॉट आता है, तो ये क्या होती है, मोडाल्स होती है। क्या होती है, मोडाल। फिर दूसरा कंसेप्ट अपना क्या कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड हो, क्या हो, डब्ल्यू एच वर्ड हो, और फिर नीड और डेयर दिया हो, नीड या डेयर में कोई भी एक वर्ड दिया हो, और उसके बाद सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो, और फिर जो भी अपना सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। तो यहाँ पे ये मॉडल होती है नीड और डेयर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गई और मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले अगर कुछ को लिखना है तो वो तो जाहिर सी बात है मोडाल में जाएगी। और नीड नोट के साथ डेयर नोट के साथ मोडाल ही आती है, जैसे यहाँ पर डेयर नोट का गया, डेयर नोट के साथ आया है तो यहाँ पे ये मोडाल है। लेकिन यहाँ पे डस के बाद आया तो यहाँ पे ये मेन मेन वर्ब है, ना कि मोडाल है, ठीक है। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, डेयर, ठीक है। ये वाला तो आपको करना है, हाउ डेयर यू टू। मैं बता ही देता हूँ, यही कंसेप्ट था कि हाउ डेयर यू टू टेक, तो यू के बाद टू टेक माई बुक आया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हाउ यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है, और नीड और डेयर यहाँ पे मोडाल है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डेयर शब्द आया। यही आपको याद करना होता है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, टू टेक यहाँ पे वर्ड की बेस, बेयर इन्फिनेटिव है, जो आपको वर्ड की बेस फॉर्म भी है, ठीक है।
और सब अपनी मेन वर्ब भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही कंसेप्ट होता है इसमें। अब क्या होता है कि जब भी नीड या मॉडल बनेगा तो इसके बाद जो इन्फिनेटिव दे रखा है उसमें से टू को हटा देंगे और वो मेन वर्ब बन जाएगा। सिंपल है, मतलब अगर टू हटा देंगे तो मेन वर्ब बन जाएगा। जब नीड डेयर में जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनेंगे, उसके बाद जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब से पहले टू को जोड़ देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगी। ये बात तो समझ गए। टू हटा देंगे तो मेन वर्ब बन जाएगी, टू जोड़ देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। ये तो समझ में आ रही ना ये सेंस। और आगे शायद सेंटेंसेस हैं, आई थिंक। हाँ सेंटेंसेस है। तो ये है कि यू नीड नॉट टू कम टुमारो एज आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक। ठीक है, या यू नीड नॉट टू अटेंड दिस क्लास इफ यू। कुछ सेंटेंस में गड़बड़ है यहाँ पे, ये सेंटेंस हटा देते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे नीड का थोड़ा सा सिस्टम अलग जा रहा है, अलग सेंस में बात जा रही है इसलिए। फिर भी आगे खैर चलिए इसी से करते हैं शुरू। अब सुनो, यू नीड नॉट टू अटेंड दिस क्लास। यू नीड नॉट टू, नीड यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। मोडाल होगा जैसा हमने बताया, नॉट से पहले नीड आए, नीड प्लस नॉट हो या डेयर प्लस नॉट हो तो वो मोडाल होता है। बात समझ में आई? कोई डाउट है इस बात पे? नहीं है ना? तो नीड के साथ नॉट आया तो यहाँ पे क्या मोडाल है। और हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसके आगे कोई मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो ये नीड यहाँ पे मोडाल है। आई डोंट नीड एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। आई यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, डोंट यहाँ पे क्या है हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। नीड यहाँ पे क्या होगी फिर, मेन वर्ब होगी। इतना सही कंसेप्ट है कि कभी वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मेन वर्ब देंगे और कभी मेन वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब देंगे। हमें हमें सिर्फ पहचानना है और हमें सिर्फ ये करना है। जैसे वो कह सकते थे कि आई डोंट नीड, सो आई नीड एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। ऐसे वो बस एरर निकालते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बस इतना ही कंसेप्ट है कि नीड और डेयर जो होते हैं वो क्या बनते हैं, वो मोडाल्स भी होते हैं और वो मेन वर्ब भी होते हैं। तो कब वो मेन वर्ब होते हैं, कब मोडाल्स होते हैं, इसका बारे में मैंने यहाँ बता ही दिया है कि नीड नॉट डेयर नॉट जब मोडाल्स होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद जब आते हैं तो नीड और डेयर मोडाल्स होते हैं। उसके अलावा नीड और डेयर डायरेक्ट किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, नीड और डेयर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे तो वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे तो यहाँ पे ये मोडाल्स होते हैं। ठीक है, नीड और डेयर का इससे अच्छा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको देखने को मिले। क्लियर कट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। मैं ऐसे समझता हूँ, ही रिटर्न माई वॉलेट ऑल्दो ही कुड कीप इट, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड क्रैक द एग्जामिनेशन। यहाँ कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिखे हैं जो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के सेंस में जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है सीन कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे ही है, रिटर्न है, माई वॉलेट ऑल्दो ही कुड कीप इट, कुड के सेंस में। कुड है, कुड कैन का, कुड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, कैन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एबिलिटी, कैन एबिलिटी दिखाती है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दिखाती है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी क्या दिखाती है, मैं पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाती है। इससे कोई क्वेश्चन एसएससी पूछता नहीं है क्योंकि आप नहीं दिखा सकते, आप नहीं शो कर सकते। हर एक सेंटेंस में आपकी फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं, डिपेंड करता है बोलने वाले पर। ठीक है, तो इसका कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ क्या नाम का क्या क्या यूज होगा। नेगेटिव पॉसिबिलिटीज बताती है, मे बी। अब दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज बता रही है, ये पॉजिटिव रिक्वेस्ट बता रही है, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट बता, ये पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटी दोनों बताती है। पर कैन सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। इफ यू मीट हिम ही कैन हेल्प यू, अगर तुम उससे मिलोगे तो वो तुम्हें मदद कर देगा। तो यहाँ पे ही कैन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे तो भाई आपको पॉसिबिलिटी बता, तो यहाँ पे इफ यू मीट हिम ही मे हेल्प यू, शायद वो तुम्हारी मदद कर देगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होता तो भी मे अलाउड है, मे यहाँ पे सही है, लेकिन कैन यहाँ पे सही नहीं है। ही कांट बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ही कांट बी एबल टू क्रैक दिस, एबल और कांट कैन कभी एक साथ नहीं आया क्योंकि दोनों का मतलब एबिलिटी दर्शाना होता है। एबल शब्द भी एबिलिटी दर्शाता है और कैन शब्द भी एबिलिटी दर्शाता है, तो ये दोनों वर्ड्स एक साथ कभी नहीं आते। इसे इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म में बोलते हैं सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा कुछ वर्ड जोड़ देना। ठीक, सुपरफ्लुअस। फिर ही मे लाइकली ज्वाइन दिस न्यू पार्टी, शायद वो पार्टी ज्वाइन करेगी। या तो ये रिक्वेस्ट हो सकती है या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबल मे यहाँ पे सही है, कैन भी लगा देंगे तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझा रहा कि वह शायद ही पार्टी ज्वाइन करे।
शायद ही है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं जा रहा है। अगर आप सेंटेंस को पढ़े, जैसे यहाँ पे इफ यू मीट हिम ही कैन हेल्प यू, अगर तुम उससे मिलोगे तो वो तुम्हारी मदद कर देगा, ये फुल कंप्लीट है कि ये पॉजिटिव सेंस में है। पर यहाँ पे ही मे लाइकली, लाइकली से तो बता रहा है कि शायद, लाइकली शायद के सेंस में जाता है, सॉरी मे शायद के सेंस में जाता है। पर लाइकली ये बता रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नेगेटिव में, नेगेटिव में रहेगा तो मे भी सही है, और कैन भी लगा लेंगे तो सही है, लेकिन हम मे को प्रेफर करेंगे। और ऐसे सेंटेंस पूछती नहीं है सस्ती, अभी तक तो नहीं पूछी थी, आप पूछ रहे तो बात अलग है, ठीक है। इसी तरह ये ही रिटर्न माई वॉलेट ऑल्दो ही कुड कीप इट, यहाँ पे कुड की जगह पे क्या आना चाहिए, कुड की जगह पे क्या चाहिए, इसी में इफ यू हैड वर्कड हार्ड। तो इसका कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। कुड क्या होता है, कुड ना पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, रिमोट पॉसिबिलिटीज बताता है, और कैन का पास्ट होता है, ये तो सभी को पता है। माइट क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटीज बताता है। ही रिटर्न माई वॉलेट ऑल्दो ही कुड कीप इट, मतलब वो रख भी सकता था लेकिन उसने फिर भी लौटा दिया, ठीक। तो ये सेंटेंसेस हैं बस, ये आ गया। कुड क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की स्थिति के बारे में बताएगा, और कैन का पास्ट होता है। माइट क्या, लेस पॉसिबिलिटीज बताएगा, और पास्ट ऑफ में होता है, मे का मतलब शायद के सेंस में आता है, पास्ट ऑफ में होता है। वुड क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा, पास्ट है में बताएगा, और विल का पास्ट होता है, ठीक। यहाँ पे और टू मॉरल एडवाइस बताता है, शुड जनरल एडवाइस बताता है, मस्ट ऑब्लिगेशन और वेरी हाई पॉसिबिलिटी बताता है। देखो ये सब सेंटेंस तो ऐसा है कि आप लोग करिएगा, लेकिन मैं कुछ कंसेप्ट और अच्छे से आपको ब्रीफली क्लियर कर देता हूँ। और टू है, ये सब है, ये सब कहने की चीज़ें हैं, पर मैं एक आध कंसेप्ट ये कहीं पे खाली करना, ये है खाली करने पे यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको और कंसेप्ट थोड़े, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो कंसेप्ट हमारे हिसाब से, एक चीज़ तो ये कि कैन के साथ एबल कभी नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कैन के बारे में, कि कैन एबिलिटी बताता है, बताता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बताता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट अनौपचारिक रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट बताता है, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी बताता है, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट मे पे है, मे पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, क्या बताता है मे पोलाइट रिक्वेस्ट, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज बताता है। मेरे का काम क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज बताने का काम होता है। पॉसिबिलिटीज इतनी बात समझ में आई, अभी समझाया तो पीछे एग्जाम्पल्स में। हालांकि इस पर कोई कंसेप्ट मैं कह रहा हूँ कि नहीं पूछता, पर फिर बता रहा हूँ। फिर तीसरा कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है, कि शेल की फॉर्म के बारे में। ये पढ़ाया नहीं है, और ये मैंने इसलिए भी नहीं पढ़ाया क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है नहीं कि आपको पढ़ाने की जरूरत है। सेल की फॉर्म के बारे में, अगर परमिशन है, परमिशन मांग रहा है, सेंटेंस का मीनिंग निकलता है परमिशन के सेंस में या सजेशन के सेंस में, तो ये शुड की तरह काम, शुड मतलब शुड लगाते हैं। लेकिन अगर यही शेल की जगह पे फ्यूचर बता रहा है सेंटेंस, तो वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वुड, ठीक। अब समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हटा दूंगा, तो अभी आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए कि ही he told me he told me that he shall he shall join राकेश सर बैच, या राकेश बैच, राकेश सर अपने है ना, राकेश यादव सर, तो राकेश बैच मान लीजिए आपका सेंटेंस लिखा है। तो अब इसमें इसने क्या बोला है, शैल यहाँ पे किस मीनिंग में जा रहा है, क्या शैल ही सही है। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज तो पहली बात होती है क्लॉज होती है, सब क्लॉज होती है, तो ये होती है अपनी क्लॉज, ये अपनी क्लॉज है। ये दैट क्या कंडीशन, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम, ये दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स को, और ये आपकी सब क्लॉज है। अब पहली बात तो कि हमें शेल को पास्ट में लेके जाना है, क्या लेके जाना है, पास्ट में लेके जाना है। अब पास्ट में क्यों लेके जाना है, क्योंकि जो शुरुआत की जो क्लॉज है वो जिस टेंस में होती है उसी टेंस में हम पास्ट क्लॉज लेके, तो यहाँ पे शेल तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लेके जाना है, तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि वो राकेश सर का बैच ज्वाइन कर लेगा, राकेश सर का बैच ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे शेल की जगह क्या आएगा, वुड, यानी उसने कोई फ्यूचर की बात को लेकर कहा,
फ्यूचर की बात को लेकर कहा ना, परमिशन तो नहीं मांग रहा ना, वो किसी से भी परमिशन के सेंस में जा रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही, अगर हम यहाँ पे लगाते थे कि ही शुड जॉइन राकेश बैत, यानी वो परमिशन सेंस में जाता। अब सेम चीज यही है कि हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। ही आस्क्ड मी इफ ही shall join राकेश बैच। यहाँ पे उसने कहा था, यहाँ पे आस्क ये सब कह रहा है कि पूछा है। इतना तो समझते होंगे ना, टोल्ड का मतलब कहना होता है, आस्क का मतलब पूछना होता है। आस्क यहाँ पे कैसी क्लॉज है, क्लॉज कैसे में, पास्ट में, तो यहाँ पे शेल तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो शेल को चेंज करना होगा पास्ट फॉर्म में। अब पास्ट फॉर्म में से हम दो में कर सकते हैं, या तो शुड कर सकते हैं या वुड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? या तो शुड कर सकते हैं, वुड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करता है। पर शुड या वुड में से एक करना पड़ेगा। वो सेंटेंस की मीनिंग पे डिपेंड करता है, आप पे भी नहीं करता। तो ही शैल जॉइन, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। उसने मुझसे पूछा, हम पूछते क्यों है? परमिशन लेते हैं ना, तभी तो पूछते हैं कि हम बस ऐसे पूछ लेते हैं। या तो जनरल एडवाइस लेते हैं, एडवाइस के सेंस में लेते हैं, पूछने के सेंस में लेते हैं, सजेशन लेते हैं, सुझाव लेते हैं। एडवाइस सजेशन एक ही बात है। तो यहाँ पे एडवाइस सॉरी सजेशन ले रहा है या एडवाइस ले रहा है, तो शेल की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? शुड आएगा, ना कि वुड आएगा। और पास्ट टेंस में ही क्यों आएगा? क्योंकि जो जो मेन क्लॉज है वो आपकी पास्ट में है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब हम बढ़ते हैं आगे। उस पर थोड़ा मिटाने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया। कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ गया। चलिए ठीक, पहले मिटा ही देते हैं। क्या है कि आइडिया नहीं है कैसे मिटाते हैं। सिस्टम के साथ नया हूँ मैं, इसलिए तो थोड़ा टाइम लगता है ये सब मिटाने में। मिटाना नहीं आता, लिखना ही आता है। अभी सीख लेंगे। लेकिन जो मैंने समझाया, हो सकता है आपने ग्रामर के हिसाब से समझ लिया हो कि शेल शुड कब बनता है, और शेल के साथ शेल की पास्ट फॉर्म वुड में कब चेंज होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो चौथे कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, वो कंसेप्ट है अपना किसका कंसेप्ट? मस्ट का। मस्ट का कंसेप्ट है, क्या का कंसेप्ट है? मस्ट का कंसेप्ट है। और मस्ट के कंसेप्ट में मस्ट की पास्ट फॉर्म कब लगती है? हम जब भी बात करें तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म के बारे में, मस्ट पास्ट फॉर्म में है वैसे तो मस्ट की पास्ट फॉर्म एक तो होती है मस्ट, एक होती है हैड टू। ये आपके लिए नया होगा, ये हैड टू। मस्ट एक तो प्रोबेबिलिटी दर्शाने का काम करता है। जब भी ऐसे पास्ट में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी जब भी दर्शाएंगे तो क्या आएगा? मस्ट। लेकिन जैसे ही ऑब्लिगेशन दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे? ऑब्लिगेशन, तो क्या आएगा? हैड टू। ये बात समझ में आई? आई या नहीं आई? नहीं आई तो आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल, फिर मिटाना पड़ता है। तो एग्जाम्पल है अपना, जैसे ही टोल्ड मी दैट he must be very rich। अब टोल्ड की वजह से पास्ट फॉर्म होनी चाहिए, मस्ट तो पास्ट फॉर्म होती है, हमें पता है। तो ये तो हम जानते हैं मस्ट की पास्ट फॉर्म। लेकिन क्या मस्ट की जगह हैड टू आएगा? हमें यही जानना है कि ही टोल्ड मी दैट ही मस्ट बी वेरी रिच। ये यहाँ पे क्या बता रहा है? ये यहाँ पे किस चीज़ की बात बता रहा है? उसने मुझसे कहा कि वो बहुत अमीर है। इस बात की संभावना है, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि मस्ट बी प्रोबेबिलिटी दर्शा रही है, ना कि ऑब्लिगेशन दर्शा रही है। ऑब्लिगेशन यानी दायित्व दर्शाना, एक जिम्मेदारी दर्शाना। तो यहाँ पे ये मस्ट एकदम सही है। लेकिन हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, वहाँ पे आप बताइएगा कि क्या मस्ट सही है। तो हैगा ही told us told us that he must go home urgently, that he must go
होम हर जेंटली। तो ही टोल्ड अस में तो ये तो क्लियर है कि ये पास्ट फॉर्म में जा रही, पास्ट फॉर्म में जा रही, मस्ट भी पास्ट में। लेकिन क्या पे उसने मुझसे हमसे कहा कि दैट ही मस्ट गो होम अर्जेंटली, मतलब उसे जल्दी जाना है, यानी उसे अपनी दायित्व निभाना, उसे कोई कर्तव्य निभाना, ऑब्लिगेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मस्ट ना आके हैव टू का यूज किया जाएगा। और हालांकि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते नहीं है, पर भी आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें कि कुछ छूट गया अगर एग्जाम से पूछा, क्योंकि पैटर्न बहुत अनइवन चल रहा है इस समय, इसलिए। ठीक, तो मस्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया। और बाकी कंसेप्ट तो जो पीडीएफ में मैंने बताया कि और टू का इस्तेमाल मोरल एडवाइस के लिए होता है। जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें है, सबसे पहला तो पांचवा कंसेप्ट और पहला एग्जाम इसमें, तो एक तो यूज्ड होता है जो मेन वर्ब बनता है, जिसका मीनिंग क्या निकलता है, इस्तेमाल करना। क्या निकलता है, इस्तेमाल करना। फिर यूज्ड में दूसरा था यूज टू, जो किस सेंस में जाता है, यहाँ पे मोडाल बनता है, मोडाल बनता है। और इसका मीनिंग क्या निकलता है, पास्ट की हैबिट बताना, अगर जब मोडाल बनता है। फिर जो एक आता है यूज्ड, वो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के साथ, पूरे लिख देता हूँ छोड़ो, लिंकिंग वर्ब के साथ यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव बनने का काम करता है, ना कि मोडाल ना ही मेन वर्ब। और एडजेक्टिव बनता है तो इसके बाद जिसका मीनिंग क्या निकल के आता है, यहाँ पे आदि होने के सेंस में, आदि होने के सेंस से मीनिंग निकलता है। उसके बाद टू लगा दिया जाता है, जो कि फिक्स प्रीपोजिशन है यूज्ड के बाद। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा अपना कंसेप्ट एक जो रह गया, रह नहीं गया मतलब, हालांकि मैंने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर किया, एक नीड वाला और डेयर वाला। नीड और डेयर का क्या सीन है, जब भी इन दोनों के साथ नॉट आएगा तो ये मोडाल होंगी। और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अगर नीड, डेयर और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क मान लो वर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये अपना मोडाल्स होंगी। ठीक है, आपको समझ में आया पूरा, ये पूरा कंसेप्ट है। क्या हुआ, फोन मत करो। तो नीड और डेयर नॉट के साथ मोडाल का काम होता है। इस तरीके से ये चीज जा रही। ठीक है, आप लोगों के लिए आज के चैप्टर में मैंने बहुत कंसेप्ट समझाया, लेकिन जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसी पे आता हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो पहला तो ये है, दूसरा ये है, और फिर ये तीसरा वाला है शेल और मस्ट वाला। ये कंसेप्ट भी है, लेकिन इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस इन पे बनते भी नहीं है, क्योंकि आप बना नहीं सकते। और जनरली एक कंसेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं सातवां, आप लोगों की तरह से लिखिए, मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। और टू का काम मोरल एडवाइस देना होता है। शुड जनरल एडवाइस के सेंस में होता है। मस्ट ऑब्लिगेशन के सेंस में होता है, ऑब्लिगेशन वाला हम समझ गए। और वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ही मस्ट बी बिकम अ वेरी रिच पर्सन, ऐसे करके शब्द थे। और मस्ट को हमने समझा दिया कि ऑब्लिगेशन और हाई पॉसिबिलिटी दोनों ही सेंस में। ठीक, विल आई हेल्प यू सर, तो इसमें क्या पूछा गया, विल आई हेल्प यू सर इस सेंटेंस में। ये वाला, ये वाला और समझिए, हाँ ये वाला रह जाता वरना भी। विल आई हेल्प यू सर में जैसे अगर कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो शेल का यूज किया जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो अगर कोई भी जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है और सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो शेल का यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, है ना। बट किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट हो या लॉ का या कोर्ट का ऑर्डर हो, या कह लो किसी भी ऑर्डर के सेंस में जो सेंटेंस होते हैं उसके साथ शेल का यूज किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो यहाँ विल ना आके यहाँ पे शेल आएगा, पहली चीज। ये बात समझ में आई। फिर ऐसे ही ऑर्डर ऑर्डर की बात की तो एज पर द कोर्ट ऑर्डर द डिफेंडेंट विल पे, द डिफेंडेंट विल पे, मैंने कहा कि कुछ भी ऑर्डर ऑर्डर के सेंस में हो, विल हटाओ शेल लगाओ। डजेंट मैटर कौन सी वर्ब आती है, शेल ही आएगी, हर एक कंडीशन में शेल ही आएगी, हर एक कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में शेल चेंज नहीं होगी। अब जैसे आई डिक्लेयर दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्क्रिप्टेंसी, तो आई डिक्लेयर दैट आई विल बी क्यों आएगा, क्योंकि ये तो कोई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं अपने आप को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूँ, यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आई डिक्लेयर दैट, ये लाइन ही बता देगी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ऑफिशियल के साथ विल नहीं आएगा, शेल आएगा। इतना सा कंसेप्ट है कि हर केस में अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो शेल का यूज किया जाता है। हमें ये बात पता है, ये तो हम लोग को जानते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो शेल का यूज करते हैं।
लेकिन जैसे ही फर्स्ट पर्सन कौन थे, आई वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। ही शी इट सेकंड पर्सन होते हैं, बचपन की ग्रामर में आपने पढ़ी होगी। और यू, दे, सॉरी, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी थर्ड पर्सन होते हैं, ये सब ठीक है। यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट, दे थर्ड पर्सन होता है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन ये होते हैं, इनके साथ हमेशा शेल का यूज किया जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में विल का यूज कर किया जाता है। तो जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, या तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हो या कोर्ट ऑर्डर हो, तो इस सेंस में शेल की हर कंडीशन में शेल का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है। आई समझ, आगे बढ़े। आगे वाले कंसेप्ट में क्या है, अगर सेंटेंस में प्रॉमिस है, कोई भी सेंटेंस है, हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, उसमें क्या है, एक तो प्रॉमिस है सेंटेंस में सबसे पहले। अगर सेंटेंस में प्रॉमिस है या ऑब्लिगेशन है, डिटर्मिनेशन है, तो इस सेंस में जो फर्स्ट पर्सन हो के साथ विल का हो, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शेल का, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज करेंगे। जनरली हमने फर्स्ट के साथ शेल का यूज होता है, सेकंड और थर्ड के साथ विल का यूज होता है, अगर आप जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। लेकिन फर्स्ट के साथ विल का, सेकंड के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ शेल का यूज कब करेंगे, जब सेंटेंस में प्रॉमिस हो, ऑब्लिगेशन हो या डिटर्मिनेशन के सेंस में जाता हो। जैसे यू विल या शैल बी रिवॉर्डेड बाय द किंग फॉर दिस ब्रेव एक्ट। अब यहाँ पे यू क्या है पहले तो ये बताओ। तो आप कहेंगे यू तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है, तो क्या विल आएगा भाई, यहाँ तो विल ही चाहिए अगर हम नॉर्मल टेंस पढ़े होते तो। लेकिन यहाँ पे किस सेंस में गई, यू विल बी रिवॉर्डेड बाय द किंग फॉर दिस, मतलब किसी ब्रेव एक्ट के लिए, किसी अच्छे काम के लिए तुम्हें रिवॉर्डेड किया गया, तो यहाँ पे शेल आएगा ना कि विल आएगा, ठीक है। पहली चीज क्लियर। फिर इट इज श्योर दैट ही विल या शेल सक्सीड, ये तय है, यानी ये प्रॉमिस है कि भाई ये मेरा वादा है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइन हो जाता है कि हमें तो भाई अब की बार कोई एग्जाम क्रैक करना है। इट इज श्योर दैट आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन, ऐसे लिख लो, आई विल, यहाँ पे चेंज कर लो चाहे तो, आई विल शेल क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ये अपना क्या डिटर्मिनेशन ही तो बता रहे हैं अपन की, आई विल श्योर दैट आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आई क्या है, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे क्या आता है, सेल आता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में भी सेल ही आएगा भाई, लेकिन यहाँ पे ही है तो उस हिसाब से यहाँ पे शेल आएगा, लेकिन वैसे अगर आई के हिसाब से देखा जाए तो विल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, इस सेंटेंस के ऊपर वाले को हटा दोगे। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे विल सही था, अगर आई होता तो विल सही था, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में ही है, मतलब जो हमने नीचे लिखा है, तो उस हिसाब से शेल सही है, विल गलत है, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन है ही, सही थर्ड पर्सन है ही, तो शेल, ठीक। फिर यू विल शेल बी, यू क्या सेकंड पर्सन है, आंख बंद करो और शेल मारो, क्योंकि यही लॉजिक है कि अगर सेंटेंस में प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन दिया हो, दो ही चीजें, या तो प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन दिया हो या फिर ऑर्डर हो। ऑर्डर हो तो कुछ भी हो शेल के साथ, कोई भी ऑर्डर दिया हो, ऐसे कर लो। उसी वाली स्लाइड पे लिख देता हूँ। जैसे ऑर्डर हो तो शेल आता है हर सब्जेक्ट के साथ, एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन में हो। लेकिन अगर प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, इस सेंस ऑब्लिगेशन हो, उस सेंस में जा रहा हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल आता है, लेकिन सेकंड और थर्ड के साथ शेल आता है। ये आपके पिछले 3 दिनों में वर्ब, मेन वर्ब और मोडाल्स पूरा कंप्लीट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। जाइए चैनल को देखिए, पूरे लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से बताया है, इतने अच्छे से कोई नहीं बता रहा। याद कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन को फुली। और अगर चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बांटिए कि भाई कोई टीचर है जो पढ़ा रहा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी अगर लगता है कि कहीं गलती हुई है या कुछ भी चेंजेस मुझे करने चाहिए, तो वो जरूर सजेस्ट करिए, ताकि सजेशन मैं देख सकूं, आपने आप लोगों के सुझाव देख सकूं, आप लोगों के रिव्यू देख सकूं। कमेंट में अगर आप बताएंगे कि सर यहाँ गलती है, सर आपको यहाँ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी एज अ टीचिंग फील्ड में भले 1 साल से हूँ, लेकिन मतलब ऑफलाइन पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन के ऐसा कोई सोर्सेज नहीं है, ऑनलाइन के लिए टेक्नोलॉजी से दूर हूँ। तो आई होप आप लोगों को चैनल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस यही है। थैंक यू।